सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम वो सारे टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सारी टॉप कंपनीज में पूछे गए हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के इंटरव्यू में। So guys, the first question is what is the difference between actuarial accounting and cash accounting? दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन लगभग हर अच्छी से अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। आप जेनपैक्ट में इंटरव्यू दो, लाइट में इंटरव्यू दो, अमेजॉन में दो, अमेरिकन एक्सप्रेस में दो, कहीं भी अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है। Cash accounting recognize revenue and expenses only when money changes hands, but actuarial accounting recognize revenue when it's earned and expenses when they are billed but not paid। तो दोस्तों इन सिंपल लैंग्वेज कैश अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे आप कोई प्रॉपराइटर हो या आपकी कोई इंडिविजुअल शॉप है तो आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब आपको कैश रिसीव हो जाएगा। सपोज आपने कोई गुड्स बेचे अपने कस्टमर्स को, कस्टमर ने आपको पैसा दिया तो आपको कैश रिसीव हो गया है तो आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे। इस अकाउंटिंग प्रोसेस को कहते हैं हम कैश अकाउंटिंग। वहीं अगर हम बात करें एक्चुअल अकाउंटिंग की, इसमें हम रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम अपने कस्टमर को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर देते हैं। सपोज़ मेरी शॉप में मेरा कस्टमर आया, मैंने उसे कोई भी गुड्स प्रोडक्ट सेल किए एंड मैंने उसका बिल बना दिया, तो दोस्तों मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया है एंड मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूँगा। मुझे इस केस में इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने पैसा दिया या नहीं दिया। ओके, जैसे ही मैंने बिल काट दिया वैसे ही मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लूँगा। इस अकाउंटिंग को बोलते हैं एक्चुअल अकाउंटिंग। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है अकाउंट्स एंड फाइनेंस के इंटरव्यू में। तो दोस्तों 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वो 3 अकाउंट्स कौन से हैं। दोस्तों वो 3 अकाउंट्स होते हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। दोस्तों पर्सनल अकाउंट्स के अंदर वो अकाउंट आएंगे जो स्पेशली किसी के नाम पर हैं, जैसे रमेश, सुरेश, नेहा, रुचिका, ये किसी के नाम है तो दोस्तों ये हो गए पर्सनल अकाउंट्स। दोस्तों रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कोई फिजिकल एसेट्स होते हैं। सपोज लैंड हो गई, फर्नीचर्स हो गए, ये क्योंकि फिजिकल एसेट्स हैं तो ये आएंगे रियल अकाउंट के अंदर। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो इनकम होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, गेन्स होती हैं। सपोज कोई रेंट एक्सपेंसेस हैं तो दोस्तों ये चीज़ें आएंगी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। तो दोस्तों अब हम रूल को समझेंगे। दोस्तों पर्सनल अकाउंट के केस में हम डेबिट करेंगे रिसीवर को, मतलब जिसे मिल रहा है, क्रेडिट करेंगे गिवर को, जिसे हम दे रहे हैं। एंड दोस्तों रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन। दोस्तों हम डेबिट करेंगे जो हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट करेंगे व्हाट गोस आउट। एंड दोस्तों इन द केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। दोस्तों किसी भी इंटरव्यू से पहले आप ये 3 गोल्डन रूल्स तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये तो आपसे पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो डेटर्स की बात करें, दिस इज द मनी दैट इज ओड टू द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल वेयर अ क्लाइंट और अ कस्टमर हैज रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बट दिस हैज नॉट येट बीन पेड। नाउ व्हाट आर द क्रेडिटर्स। दिस इज द मनी दैट इज ओड बाय द बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल where the business has been invoiced for goods or services but has not made payment। तो दोस्तों इन सिंपल लैंग्वेज डेटर्स हमारे बिजनेस के लिए वो लोग होते हैं जिनसे हमको पैसा लेना होता है। सपोज दोस्तों मैं एक कंपनी का मालिक हूँ या एक शॉपकीपर हूँ और मेरे कुछ कस्टमर्स हैं। दोस्तों मैंने अपने कस्टमर्स को गुड्स एंड प्रोडक्ट सेल किए एंड मुझे उनसे अभी पैसा लेना है, तो दोस्तों मेरे कस्टमर्स इस केस में मेरे लिए डेटर्स होंगे। तो दोस्तों मेरे डेटर्स वो होंगे या बिजनेस के डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। दोस्तों अब बात करें क्रेडिटर्स की, तो दोस्तों क्रेडिटर्स बिल्कुल उल्टा होता है। दोस्तों क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हमें पैसा लौटाना होता है। सपोज़ दोस्तों मैं एक कंपनी हूँ, मैंने किसी वेंडर से सामान परचेस किया एंड दोस्तों मुझे अब उस वेंडर को पे करना है,
तो दोस्तों वो वेंडर मेरे लिए क्रेडिटर है, क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करनी है। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे क्रेडिटर्स एंड डेटर्स के बीच में डिफरेंस। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सो गाइस debit note and credit notes are documents used for business accounting. A debit note is a notification and request for a debt obligation to be paid. A credit note is issued to correct errors or changes made to an existing invoice or order. तो दोस्तों अब हम समझेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बहुत ही इजी वे में। दोस्तों सपोज करो हम एक कंपनी है एंड हमारा एक कोई वेंडर है जिससे हम सामान लेते हैं। दोस्तों हमने अपने वेंडर को बोला कि हमें 100 गुड्स चाहिए। दोस्तों वेंडर ने हमें 100 गुड्स डिलीवर किए। इस केस में हम बायर हैं एंड वेंडर हमारा सेलर है। तो दोस्तों जो हमको 100 गुड्स मिले उसमें से 10 गुड्स डिफेक्टेड से हमको पसंद नहीं आए। तो दोस्तों ऐसे केस में जब हमने कोई परचेस की है उसको हम रिटर्न करेंगे तो हम वेंडर को एक डेबिट नोट इशू करेंगे। तो दोस्तों आई होप अब आप समझ गए होंगे डेबिट नोट कब इशू होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा डेबिट नोट हमेशा परचेज रिटर्न के केस में इशू होता है। जब कोई भी बायर अपने सेलर को नोट इशू करता है या परचेज रिटर्न करता है तो वो डेबिट नोट इशू करता है। तो दोस्तों हमने तो अपने वेंडर को डेबिट नोट इशू कर दिया एंड दोस्तों क्योंकि वेंडर के पास सेल्स रिटर्न जाएंगी तो दोस्तों वेंडर भी एक नोट इशू करेगा, उसको कहते हैं क्रेडिट नोट। तो दोस्तों क्रेडिट नोट तब इशू होता है जब सेल्स रिटर्न होती हैं। तो दोस्तों आई होप अब आप समझ गए होंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बीच में जो मेन डिफरेंस है। सो गाइस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन रिलेटेड to the day-to-day activities. A capital transaction refers to the transaction for long-term objectives such as purchases of fixed assets. तो दोस्तों अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें हम डेली टू डेली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। जैसे दोस्तों हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया तो वो एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है क्योंकि वो डेली टू डेली एक्टिविटी है। एंड दोस्तों सपोज हमने कोई लैंड परचेस की, हमने कोई फर्नीचर परचेस किया तो दोस्तों यहाँ पे हमने एसेट्स परचेस किए हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में एक रिटर्न देंगे। तो दोस्तों ऐसे ट्रांजैक्शंस जहाँ हम एक लॉन्ग टर्म एसेट परचेस करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस। सो गाइस नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स। Fictitious assets are assets that cannot be shown or touched but can only be felt such as rights, goods, wills, etc. तो दोस्तों फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो असलियत में एसेट्स होते ही नहीं हैं बल्कि वो फेक एसेट्स होते हैं। दोस्तों फिक्टिशियस एसेट्स हमारे वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं जिन्हें हम कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से P&L स्टेटमेंट में नहीं लिखते हैं बल्कि उनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड की तरफ। तो दोस्तों फिक्टिशियस एसेट्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्टैंड फॉर। इट स्टैंड्स फॉर द फैक्ट दैट अ कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू पे मोर टैक्स इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स ट्रांजैक्शंस इन द करेंट पीरियड। तो दोस्तों अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो इस साल के ट्रांजैक्शंस की वजह से अभी हमें पे नहीं करनी है बट वो डेफर्ड हो गई है। तो दोस्तों ओवरऑल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो हमें अगले साल पे करनी है बट वो हमें करनी ज़रूर है। तो दोस्तों द फाइनल क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। Working capital is calculated as current assets minus current liabilities, which is used in day-to-day trading. In a simple accounting scheme, the concept of working capital focuses on the capital resources that a given company can count on it the short term to operate. तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो आपको किसी भी बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है। दोस्तों अगर हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करें तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़ से। दोस्तों करेंट एसेट्स किसी भी बिजनेस के वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप
विद इन 12 मंथ्स कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें करंट लाइबिलिटीज़ की, तो ये वो लाइबिलिटीज़ होती है जिन्हें आपको 12 मंथ के अंदर अंदर पे करना होता है। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो हम करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर देंगे, इससे वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी। दोस्तों वर्किंग कैपिटल दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे। आई होप दोस्तों अब आपको सारे क्वेश्चंस एंड उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैं और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।